हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियन जीएस। फ्रेंड्स, आज हम लोग मुंडा मानकी, जिसे हो कहा जाता है, इनकी शासन व्यवस्था के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। और जो लोग मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, वो देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, या तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। बाकी जितने भी झारखंड के वीडियोस बने हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है झारखंड के विभिन्न एग्जामों के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को। मुंडा मानकी दैट मीन्स हो शासन व्यवस्था। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जो हो जनजाति थी झारखंड की, उनकी जो पारंपरिक शासन व्यवस्था थी झारखंड में, उसको किस नाम से जाना जाता है? मुंडा मानकी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से हो जनजाति झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो हो जनजाति लोग जो हैं, ये चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। और इनका क्लस्टर एरिया कोल्हान क्षेत्र है। क्लस्टर एरिया मतलब रहने का इलाका। कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कोल्हान क्षेत्र में पाए जाते हैं। रक्त संबंधियों के साथ यौन संबंध बनाना गंभीर अपराध माना जाता है इस जनजाति में। रक्त संबंधी कहने का मतलब ये हुआ कि अपने भाई, अपने बहन के साथ अगर यौन संबंध बनाता है तो उसको एक गंभीर अपराध के रूप में माना जाता है ये। और यहाँ तांत्रिक प्रथा पाई जाती है। तांत्रिक प्रथा मतलब डायन भूत वाला जो भगाने का सिस्टम होता है, वो सब प्रथाएं इस जनजाति में पाई जाती है। यदि किसी महिला को डायन होने का पुख्ता सबूत हो तो ऐसी स्थिति में उक्त महिला को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। अगर कोई महिला गांव में अगर डायन साबित हो जाती है कि वो डायन है, वो ये सब कांड कर रही है, तो उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। ये हो जनजाति में। अब आगे देखते हैं। हो जनजाति मूलतः मुंडा जनजाति का ही एक उप शाखा है। ये किस जनजाति का एक उप शाखा है? मुंडा जनजाति का ही एक उप शाखा है। अतः मुंडा और हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था मामूली अंतरों के साथ मुंडा मानकी ही कहलाती है। मतलब मुंडा शासन व्यवस्था और ये मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ये दोनों मिली जुली, काफी मिलता जुलता ये एक व्यवस्था है। हो मुंडा जनजाति में पाई जाने वाली यह शासन व्यवस्था विश्व के प्राचीनतम गणतंत्र शासन व्यवस्था का एक उदाहरण मानी जाती है। मुंडा जनजाति में भी हम लोग पढ़े थे कि वो मुंडा जनजाति थी, वो भी एक विश्व की प्राचीनतम शासन व्यवस्था के नाम से जानी जाती थी, मुंडा शासन व्यवस्था। और ये हो शासन व्यवस्था भी सेम इसी प्रकार है। हो जनजाति की शासन व्यवस्था को मूलतः दो स्तरों पर विभाजित की जाती है। ये कितने स्तरों पर? दो स्तरों पर विभाजित की जाती है। अब जान लेते हैं ये कौन कौन से स्तर होते हैं। तो ये है, एक पहला है ग्राम स्तर पर, मतलब विलेज स्तर पर। और दूसरा है परहा स्तर पर, मतलब गांव को मिला के जो परहा बनाया जाता है, एक या दो से अधिक गांव मिलकर परहा बनता है, उन सभी को परहा स्तर पर बोला जाता है। अब आगे देखते हैं। पहला देख लेते हैं ग्राम स्तर पर। हो जनजाति के प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत का गठन होता है। मतलब इस जनजाति में प्रत्येक ग्राम में जितने भी ग्राम होते हैं, गांव होते हैं, उनमें एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। और यह पंचायत ग्राम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय देती है। मतलब अगर लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर कुछ भी मामला अगर हो गया तो उसमें ये ग्राम पंचायत ही निर्णय सुनाती है कि क्या सजा होनी चाहिए, क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, ये सभी निर्णय। ग्राम पंचायत की निरंतरता को बनाए रखने हेतु कई प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। अब इस पंचायत में अगर ग्राम पंचायत बन रहा है तो इसमें तो कोई कोई अधिकारी भी होना चाहिए जो कि उस कार्य को संपन्न करे, निर्णय दे या फिर कुछ और करे। तो इसके लिए बहुत सारे अधिकारी भी होते हैं, जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो पहला क्या है? मुंडा। अब ये इसका काम क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यह ग्रामीण शासन व्यवस्था का प्रमुख होता है। जो गांव का शासन व्यवस्था होता है उसका क्या होता है? ये प्रमुख होता है, तथा ग्राम से जुड़े सभी प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य संपन्न करता है। जो प्रशासन चलता है गांव में और जो न्याय वाला काम होता है, ये सारे काम ये मुंडा संपन्न करता है। यह सरना, शासन
और अखाड़ा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक स्थलों का देखभाल एवं प्रबंधन का कार्य करता है। जो सरना स्थल होता है, जो धार्मिक स्थल होता है, उसका देखभाल का कार्य करता है। और जो शासन स्थल होता है, शासन कहने का मतलब जहाँ पर दफनाया जाता है मरने के बाद, उस जगह को क्या बोला जाता है? शासन बोला जाता है। और अखाड़ा किसको बोला जाता है? जहाँ नाच गान करने के लिए जगह होता है, उस जगह को अखाड़ा बोला जाता है। तो ये तीनों जगहों का शासन मतलब प्रशासन चलाता है ये मुंडा। अब अगला देखते हैं, डकुआ क्या कार्य करता है हो शासन व्यवस्था में। यह मुंडा का सहयोगी होता है। जो ये मुंडा है, इसका कार्य तो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका सहयोग के लिए इसको बनाया जाता है, डकुआ को नियुक्त किया जाता है। तथा और ये इसका मुंडा के निर्णयों एवं आदेशों के गांव तक पहुंचाता है। मतलब जो मुंडा निर्णय लेता है और जो आदेश जारी करता है, वो क्या करता है? डकुआ पूरे गांव में जाके वो फैला देता है कि ये मुंडा जी ने बोला है, ये आज से पालन करना है, तो सारे गांव के लोग इनका अनुपालन करते हैं। अब आगे देखते हैं, देवड़ी का क्या अर्थ है यहाँ पर। यह गांव का धार्मिक प्रमुख व्यक्ति होता है। जो देवड़ी जो होता है, ये क्या होता है? गांव का जो गांव होता है उसका धार्मिक प्रमुख व्यक्ति होता है, जो पूजा पाठ, पर्व त्योहार, शादी ब्याह जैसे धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करता है। हो शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रमुख को क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है देवड़ी बोला जाता है। ग्रामीण धार्मिक विवादों को सुलझाने में भी इनकी विशिष्ट भूमिका होती है। जो धार्मिक विवाद जो हो जाते हैं, पूजा पाठ में जो विवाद होता है, उस विवादों को भी ये सुलझाता है। अब अगला देखते हैं, यात्रा देवड़ी ये कौन होता है? यह धार्मिक कार्य संपन्न कराने में देवड़ी की सहयोगी होता है। मतलब जो देवड़ी धार्मिक कार्य करता है, पूजा पाठ कार्य करता है, तो उसको संपन्न करने के लिए इसको नियुक्त किया जाता है यात्रा, जिसे यात्रा देवड़ी कहा जाता है। और ये हेल्प करता है देवड़ी का। अब अगला देखते हैं, तहसीलदार ये कौन होता है? यह गांव का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता है। मतलब जो टैक्स वगैरह वसूल करता है, कर वगैरह वसूल करता है, वो उसको क्या कहा जाता है? तहसीलदार बोला जाता है। और जो नजराना या पेशकश की वसूली करता है, मतलब गांव गांव जाके टैक्स वसूल करता है, कर लेता है, कर के रूप में क्या क्या लेता है? चावल, गेहूं वगैरह, ये सब जो मतलब खेती बाड़ी का सामान जो उपजा जाता है गांव में, वो सब ये टैक्स के रूप में लेता है या फिर पैसा भी लेता है। अब आगे देखते हैं, अब पहरा स्तर पर क्या होता है शासन हो जनजाति में, उसके बारे में आप जानते हैं। हो जनजाति में 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परहा या पट्टी पंचायत का निर्माण किया जाता है। कितने गांवों को मिलाकर? 15 से 20 गांवों को मिलाकर परहा या पट्टी पंचायत का निर्माण किया जाता है। और जिसका प्रमुख, इस परहा का प्रमुख कौन होता है? मानकी कहलाता है, इसको मानकी कहा जाता है। इस पंचायत में अंतर ग्रामीण पंचायतों से जुड़े विवादों का निपटारा किया जाता है। मतलब जो परहा और पट्टी पंचायत होता है, इसमें अंतर ग्रामीण पंचायतों के जितने भी विवाद होते हैं, उन सभी विवादों का निपटारा किया जाता है। इस पंचायत की बैठक में सभी क्षेत्र के मुंडा एवं डकुआ भाग लेते हैं तथा निर्णय सर्वसम्मति से किया जाता है। मतलब जो भी निर्णय लिया जाता है, वो सभी लोगों के जितने भी पार्ट भाग लेते हैं, उन सभी के सहमति से लिया जाता है। यहाँ का मुख्य अधिकारी मानकी कहलाता है। ये जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, परहा पंचायत या पट्टी पंचायत का मुख्य अधिकारी को क्या बोला जाता है? प्रमुख को मानकी बोला जाता है। अब मानकी की कुछ और विशेषताएं जान लेते हैं। यह परहा पंचायत का प्रमुख होता है तथा पंचायत की अध्यक्षता यह महत्वपूर्ण विवादों पर निर्णय करता है। जैसे कोई विवाद हो गया, बहुत ही बड़ा विवाद हो गया, तो उसमें ये मानकी जी निर्णय देता है कि ये इसका सॉल्यूशन होगा और ऐसा आगे से नहीं करना है, इस तरह का। अब आगे देखते हैं, प्रशासनिक परिवर्तन का स्वरूप कैसे हुआ हो शासन व्यवस्था में, तो वो देख लेते हैं। आरंभ में मुंडा मानकी द्वारा किसी प्रकार का लगान वसूली का कार्य नहीं किया जाता था। मतलब शुरू में क्या किया जाता था, ये लोग टैक्स वगैरह, लगान वगैरह नहीं वसूलते थे। लेकिन जैसे जैसे मुगल काल में नागवंशी राजाओं को जब नियमित कर देने हेतु बाध्य होना पड़ा, तो नागवंशी राजाओं ने मुंडा मानकी की सहायता एवं जागीरदारों की मदद से लगान वसूली का कार्य आरंभ कर दिया। मतलब धीरे धीरे मुगल काल के जितने भी शासक थे, वो सब टैक्स मांगने लगे नागवंशी राजाओं से।
तो नागवंशी राजाओं ने भी क्या करने लगा कि जो मुंडा मानकी लोग थे उन लोगों से बोला गया कि आप जाइए गांव गांव में जाके टैक्स वसूल कीजिए, हमको देना है ऊपर में भी मुगल शासक लोगों को। तब इन लोगों ने भी टैक्स वसूलना, लगान वसूलना शुरू कर दिया। तो अगला पॉइंट देखते हैं। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के बाद इस क्षेत्र के लगान जमींदार वसूलने लगे। मतलब जब 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू हो गया तब कौन वसूलने लगा? जमींदार वसूलने लगा लगान को, जो कई प्रकार से हो जनजाति का शोषण करते थे। ऐसे में हो जनजाति मुंडा के साथ मिलकर कई विद्रोह की। अंततः 1833 में विल्किंसन रूल के द्वारा अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में फिर से मुंडा मानकी व्यवस्था को पुनर्बहाल किया। मतलब 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के बाद जमींदार वसूलने लगे। मतलब मानकी लोग थे, उन लोग से नई टैक्स वसूल, दूसरा कोई लोग को बैठा दिया जाता था जमींदार के रूप में और उसे टैक्स वसूलने के लिए बुलाया जाता था। तो वो क्या करता था? बहुत ही मतलब बदसलूकी करता था, मार पीट के टैक्स वगैरह, लगान वगैरह वसूलना। तो ऐसे में क्या किया गया, ये इस जनजाति के द्वारा विरोध किया गया और 1833 में विल्किंसन रूल लाया गया ताकि फिर से जो मुंडा मानकी व्यवस्था हो उसे लाया जा सके और क्षेत्र में अशांति को कायम किया जा सके, शांति लाया जा सके। अब देख लेते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के बारे में। इसमें क्या होता था? परहा स्तर पर शासन चलता था और ग्राम स्तर पर। परहा स्तर के नीचे क्या होता था? परहा पंचायत होता था या फिर परहा पट्टी पंचायत जिसे बोला जाता था। अब इसके नीचे क्या होता था? 15 से 20 ग्राम मिलकर क्या एक परहा पट्टी बनाती थी और यह निर्णय सर्वसम्मति से होता था। अब इसी के अंदर दूसरा क्या है? प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे? एक मानकी है जो कि परहा पंचायत का प्रमुख और पंचायती विवादों का निपटारा करता था। और प्रमुख अधिकारी परहा राजा जो कि मानकी को ही कहते हैं। मतलब इसी के अंदर ये भी काम करता था। अब ग्राम स्तर पर देखते हैं। ग्राम स्तर पर क्या था? ग्राम पंचायत था और इसके मुख्य अधिकारी क्या कौन कौन थे? मुंडा जो ग्राम पंचायत का प्रमुख था और डकुआ जो संदेश वाहक था, मुंडा का संदेश ग्राम में भेजता था। और तहसीलदार क्या था? राजस्व अधिकारी था जो लगान वसूलता था। और देवरी क्या था? धार्मिक प्रधान था। यात्रा देवरी का सहयोगी होता था। तो ये है मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था का एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें इंडियन जीएस को। और जो लोग नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और बाकी के जितने भी झारखंड के वीडियो हैं जाके इस चैनल के प्रोफाइल में जाके देख लें, लिस्ट बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें आपको मिल जाएगी और आप आराम से देख पाओ। थैंक यू।